डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस डिवाइस। एडवांटेजेस भी बता दीजिए और डिसएडवांटेज भी बता दीजिए। स्टेशन नंबर 1 है हमारा आज के मॉक का। What are the findings? What are the advantages of this device? What are the disadvantages of this device? One minute up. ओके जी, सो 2 minutes अब। सो जो आपको इसमें डिवाइस नज़र आ रही है, सबसे पहले अपने फाइंडिंग्स में ये बताना है कि ये फ्रंटल प्रोजेक्शन है या लैटरल प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन में सब, और आप इसमें देख फेस जो आपको सामने नज़र आ रहा है नॉट वी, आई ट्राई टू मेक इट अ सर्कल राउंड, और ये आपको एक वाइटिश एरिया लाइंस मिल रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ थिन लाइन एंड देयर इज अ थिक लाइन। तो ये एक लीड है और इसके ऊपर ये शॉकिंग कॉयल है। शॉकिंग कॉयल जब भी आपके जहन में आएगा तो आप फ़ौरन सोचेंगे कि ये इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर है। यूजली इम्प्लांटेबल कार्डियो डिफिब्रिलेटर क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है वो इस तरह से नज़र नहीं आता। सो दिस इज़ अ सबकुटेनियस आईसीडी, दिस इज़ नॉट अ ट्रांसवीनस आईसीडी। ठीक हो गया जी। व्हाट आर द एडवांटेजेस? एक होती है इंडिकेशंस, एक होती है एडवांटेजेस, दोनों में फ़र्क होता है। इंडिकेशन कुछ और होती है और एडवांटेज कुछ और होता है, तो इनको आपने मिक्स नहीं करना। जो एडवांटेजेस हैं उसके मोटे मोटे वही हैं कि इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर वेस्कुलर एक्सेस, क्योंकि ये सबकुटेनियस है तो यूजुअली सब क्लीवन वेन एक्सेस के थ्रू आप आईसीडी इम्प्लांट करते हैं। तो अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है और वो एसवीसी सिंड्रोम है, सब क्लीवन वेन में स्टीनोसिस है और इस तरह की कोई बात है, कोई डिसेक्शन हो गई है, तो आपको वेन एंट्री की ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। ऑल यू नीड इज़ टू गो थ्रू सबकुटेनियसली और आप इस आईसीडी को इम्प्लांट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, हार्डवेयर इन्फेक्शन नॉट एसोसिएटेड विद एंडोकार्डाइटिस। अगेन, क्योंकि आप ट्रांसवेनस जब लीड को लेके जाते हैं वो ट्राइकस्पिड वॉल्व को क्रॉस करता है और वहाँ पर फिर आपके पास ये गुंजाइश होती है कि अगर पॉकेट डिवाइस इन्फेक्शन हो गई तो वो लीड के थ्रू ट्रांसफ़र होगी और आपके जो लीफलेट्स हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व के उनको भी इन्वॉल्व कर सकती है, वहाँ पे वेजिटेशन प्रोड्यूस कर सकती है, जिसमें फिर आपको सारा हार्डवेयर निकालना पड़ता है और उसकी पूरी एक ट्रीटमेंट है। जब आप सबकुटेनियस डाल रहे हैं आईसीडी को तो ज़ाहिर है आप इन सारी चीज़ों से बच जाते हैं क्योंकि हर चीज़ आउट ऑफ द बॉडी है, विद इन द स्किन है, तो एंडोकार्डाइटिस का खदशा आपको ख़त्म हो जाता है। सेकेंड इज़ दी डिसएडवांटेजेस। जो इसका साइज़ है जनरेटर का, डिवाइस साइज इज़ ट्वाइस दैट ऑफ करंट ट्रांसवेनस आईसीडी। अगर आपने आईसीडी का जनरेटर देखा हुआ है उसको डबल कर लें तो फिर ये सबकुटेनियस आईसीडी का साइज़ बनता है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है एक पेशेंट के लिए उसको कैरी ऑन करना। द बैटरी लाइफ इज़ 5 years एज अपोज टू 10 years ऑफ ट्रांसवीनस आईसीडी। तो बैटरी लाइफ भी कम है। इसका मतलब है 5 साल की अगर लाइफ थी और उसने शॉक्स डिलीवर किए हैं और उसकी लाइफ 4 years पर आ गई है तो हर चौथे साल पे जाकर उसको डिवाइस चेंज करवानी पड़ेगी, एज़ कम्पेयर टू ट्रांसफेरेंस आईसीडी जहाँ पर 7 साल 8 साल तक आमतौर पर एक आईसीडी निकाल जाती है और फिर उसके बाद उसकी बारी आती है जस्ट जनरेटर को चेंज करने के लिए। एंड दिस इज़ हाउ द डिवाइस लुक्स लाइक इन द फ्रंटल प्रोजेक्शन। सो इफ़ यू कैन सी माई एरो, ये आपकी डिवाइस है बिल्कुल साइड पे एक्सेला के नीचे करके रखी होती है और यहाँ से लीड निकलती है स्किन के नीचे होती हुई और स्टर्नम के क्रॉस लेफ्ट पैरास्टर्नम बॉर्डर पे जो उसका शॉकिंग कॉयल है वहाँ पे प्लेस कर देते हैं। सो इट सर्व्स एज ए वेक्टर बिटवीन दी कैन एंड दी शॉकिंग कॉयल, यहाँ पे वेक्टर बन जाता है। ये वही वेक्टर बनता है जो आप आमतौर पे
अपनी इमरजेंसी के अंदर पेशेंट को शॉक डालने के लिए एक पैड ऊपर रखते हैं, एक पैड जो है उसका डिफिब का एपिक्स के पास रखते हैं। तो ये सेम वही चीज़ है कि एक पैड आपका यूँ समझिए शॉकिंग कॉइल है और दूसरा कैन है, दोनों के दरमियान वेक्टर बनता है और शॉक डिलीवर हो जाता है। ठीक होगा जी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेशन। द क्वेश्चन इज name the device and what are the three advantages of this device. Your time starts now. Okay ji, so 1 minute is up. So if I can show you, I think this will be very easy for everyone to note it. There is a device, here it is, और यहाँ से एक ही लीड निकल रही है और ये लीड एसवीसी होती इट इज़ नॉट गोइंग इनटू द आरबी और ये यहीं पर ही कहीं पे जाके फिक्स अप हो गई है। सो इफ़ यू रिमेंबर दी एनाटमी ऑफ ए कार्डिक एक्सरे, आपके पास यहाँ पे दिस इज़ द राइट एट्रियल बॉर्डर। अगर ये राइट एट्रियल बॉर्डर है, दिस इज़ द ट्राइकेस्पिड वाल्व, ये ट्राइकेस्पिड वाल्व है आपका, और यहाँ से फिर आपके पास आरबी आया था। ठीक हो गया जी। ये ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, आई होप कि आपको समझ आ जाए। तो ये इस लीड ने ट्राइकेस्पिड वॉल को तो क्रॉस ही नहीं किया और उससे पहले ही कहीं मेस्कुलेशन में लग गया। तो और चैम्बर कौन सा हो सकता है यहाँ पे? दैट इज आर ए। सो एट्रियम में अगर कोई पेसमेकर लगा हुआ है तो वो क्या होगा? ऑब्वियसली दैट विल बी एन ए आई। तो ये तो उसकी फाइंडिंग्स होगी। दूसरी बात में जो मैं फोकस करना चाहूँगा आपके लिए, वो ये करना चाहूँगा कि जब भी आप एक्सरे को देखें तो जस्ट डिवाइस को देख के आप खुश ना हो जाएं। डिवाइस के अलावा उसके इर्द गिर्द उसके पैरेन्काइमा में जो कार्डिक शेडो उसमें नज़र आ रहा है, उसके जो बॉर्डर हैं उसको भी देख लीजिए। बाज़ वक़्त वहाँ पर भी कोई ना कोई फाइंडिंग्स होती है जो कि रिलेटेड होती है और उसके नंबर होते हैं स्टेशन के अंदर। तो ये भी अपना रिफ्लेक्स बनाइए कि आपने सिर्फ डिवाइस को नहीं देखना, डिवाइस के सराउंडिंग्स में जो चीज़ें, जो फाइंडिंग्स आपको मिल सकती हैं, आपने उनको पिकअप करना है और वो भी आपने लिखनी है। ठीक होगा जी। व्हाट आर द थ्री एडवांटेजेस ऑफ दिस डिवाइस? एडवांटेजेस के अंदर सबसे पहला एडवांटेज जो है वो ये कि इट इज सिंगल। जितना कम हार्ड उतना इन्फेक्शन होने का चांस कम होता है। तो ये इसकी खूबसूरती है। सेकेंड थिंग इज एवी सिंक्रोनी इज मेंटेन्ड।
क्योंकि आप वेंट्रिकल को डायरेक्टली पेस नहीं कर रहे हो, आप एट्रियम से इम्पल्स फेंक रहे हो, इम्पल्स प्रोपेगेट होगा थ्रू एवी नोड और एक पीआर इंटरवल आएगा और उसके बाद क्यूआरएस आएगा। बात उसमें आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए इसके ये बेनिफिट है कि अगर एएआई लगा हुआ होगा तो आप एसटीटी चेंजेस को बड़े रिलायबली इंटरप्रेट कर सकते हैं इन द बैकग्राउंड ऑफ इन्फॉक्शन और इस्कीमिया। ओके जी, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेशन नंबर 3 हमारा आज का, एंड द आंसर इज व्हाट आर द फाइंडिंग्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 minute is up. Okay जी, so 2 minutes is up. So the question was what are the findings? So जो सबसे obvious findings आपको नज़र आ रही हैं, सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। आपको यहाँ पे एक पेसमेकर नज़र आ रहा है फॉर शो शॉट, और यहाँ से आपको एक ये जाती हुई नज़र आ रही है और एक दूसरी ये लीड जाती हुई नज़र आ रही है। तो ये जहाँ पर आपको 2 लीड्स मिल जाएँ पेसमेकर कैन के साथ, तो आप फ़ौरन ये कह सकते हैं कि पेशेंट को डुअल चैम्बर पेसमेकर लगा हुआ है। पेसमेकर का लफ्ज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आपको यहाँ जहाँ टिप्स हैं वहाँ पर कोई शॉकिंग कॉइल आपके जो बड़ी ऑब्वियस किस्म की बात है वो ये है कि आपके पास यहाँ पे ये वेस्कुलेचर ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये अपर लो मार्किंग्स आपको नज़र आ रही है यहाँ पे, जो कि नॉर्मली आपको नज़र नहीं आती होती किसी नॉर्मल बंदे के। तो दिस अपर लोब डाइवर्जन, जब व्हेन यू हैव अपर लोब डाइवर्जन इट मींस परमानेंट एडिमा तो है ना, चाहे अर्लीस्ट स्टेज ही क्यों ना हो। ठीक है, परमानेंट एडिमा डेवलप होने का मतलब ये है कि आपका एलए भी लार्ज हुआ होगा। तो इवन इफ यू डू नॉट नो कि एलए लार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, यू विल जस्ट राइट इट इन दी फाइंडिंग्स कि हाँ जी एलवी लार्ज मिल गया आपको क्योंकि कार्डियक थोरेसिक रेशियो इंक्रीज्ड है, एलवी टाइप एपिक्स है, नंबर 1। नंबर 2, परमानेंट एडिमा आपको मिल गया है।
तो ऑफ कोर्स बैक फ्लो की वजह से हुआ होगा ना, जो पैथोफिजियोलॉजी है। सो लेफ्ट एट्रियम के लार्जमेंट भी आपने खुद लिख देनी है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो कोई नंबर नहीं कटेंगे आपके। एक बात होगी। दूसरी बात, ये प्रोमिनेंट आप कैलिबर नीचे जाता हुआ, दिस इज डायलेटेड पल्मोनरी आर्टरी। तो इफ यू हैव डायलेटेड पल्मोनरी आर्टरी, तो आप आपका कैलिबर देखते हैं वाइड टेस्ट। इफ दिस इज मोर देन, कुछ बुक्स में 60 और बुक्स में 17 का है, इससे ज़्यादा होगा, आप लॉजिकली कह देते हैं कि पेशेंट को पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन है। ठीक हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि पेशेंट पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन उसको डेवलप हुई है। और इसके अलावा जो फाइंडिंग है उसमें वो ये है, ये जो आपको फ्लूइड मिल रहा है फिशर के अंदर, अगेन दिस ये आपकी पल्मोनरी अंदर, तो चांसेस यही हैं इसके अंदर कि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। और ये जो मैंने आपको गाइड करने की कोशिश की थी कि आप एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करें पल्मोनरी बेस से, लेफ्ट पल्मोनरी बेस से थोरेसिक कार्डियोफ्रेनिक एंगल की तरफ, अपने राइट कार्डियोफ्रेनिक एंगल की तरफ, और उसके मुताबिक आप देख लें जो वाल्व ऊपर है इस लाइन के वो एओर्टिक है, जो वाल्व नीचे है इस लाइन के वो माइट्रल वाल्व। So let's move to the next station, station number 4. The question is, what are the findings? Your time starts now. One minute is up. Okay, जी, 2 minutes up. So what are the findings in this chest X-ray? सबसे ऑब्वियस फाइंडिंग जो है वो आपको ये कैन नज़र आ रहा है यहाँ पे, और इस कैन की आपको एक, और ये सेकंड वन, और ये थर्ड वन, आपको यहाँ पे तीन जो है पिंस मिल रही हैं, जहाँ से 3 ऑफ कोर्स लीड्स के अंदर डिफरेंशिएट करेंगे। अगेन ये आपके पास शॉकिंग कॉइल आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे जाता हुआ वाइट, डेंस वाइट, और ये टिप के ऊपर भी। सो ये वो राइट वेंट्रिकुलर डिफिब्रिलेशन लीड है, जिसमें आपके पास एसवीसी कैन भी होता है, एसवीसी में भी होता है शॉकिंग कॉइल, और आरबी की जो टिप है वहाँ पे भी शॉकिंग कॉइल होता है, और ये एसवीसी और ये आपस में वेक्टर बनाते हैं डिफिब्रिलेट करने के। ठीक है। इसके अलावा व्हाट यू कैन सी इज़ कि आपके पास ये एक टिप आ रही है, ये आरए में लग गई है, फिर आपके पास ये एक लीड आ रही है जो कि आरवी में चली गई है, और तीसरी जो लीड है जो लेफ्ट वेंट्रिकल लीड है, जिसका काम है लेफ्ट वेंट्रिकल को पेस करना,
जो कि कॉर्नरी साइनस में हम रखते होते हैं, वो ये आपको नज़र आएगी जाती हुई। और इसके आगे ये 2 इलेक्ट्रोड आ रहे हैं बाइपोलर। अब तो क्वाड्रापोलर होती है, ये बाइपोलर है। और ये कहाँ जा रही है? कॉर्नरी साइनस में जा रही है लेफ्ट वेंट्रिकल को पेस्ट करने के लिए। तो आपके पास ओके जी, 2 मिनट्स अब। सो दिस इज़ अ ऑब्वियस थिंग कि आपको फ़ौरन मोडेलिटी तो पता चल गई है। मोडेलिटी आपने ज़रूर बतानी है, जब भी फाइंडिंग्स बताने हैं तो मोडेलिटी का नाम लेकर फिर स्टार्ट करना है। अब न्यूक्लियर स्कैन्स इंटरप्रिटेशन के अंदर यूजुअली 2 किस्म के स्कैन्स आपको दिखाए जाएंगे। नंबर 1, या तो वो स्ट्रेस रेस्ट स्कैन होगा या वो वायबिलिटी स्कैन होगा। तो सबसे पहले आप ये देख लेना है कि ये स्ट्रेस रेस्ट स्कैन है या ये वायबिलिटी स्कैन है। अगर आपको ऊपर नीचे मुख्तलिफ कलरिंग के स्कैन नज़र आ रहे हो तो यूजुअली इट इज़ स्ट्रेस रेस्ट स्कैन।
द अदर थिंग इज़ कि साइड पे कहीं ना कहीं आपको क्लू मिल जाता है, कहीं पे लिखा होता है कि ऊपर वाला स्ट्रेस स्कैन है, नीचे वाला रेस्ट स्कैन है, फिर ऊपर वाला स्ट्रेस स्कैन है, नीचे वाला रेस्ट स्कैन है। वहाँ से भी आपको ये आइडिया हो जाता है कि ये कौन सा स्कैन है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लिखा हुआ है RST, तो दिस इज रेस्ट स्कैन, और ये लिखा हुआ है STR, सो दिस इज स्ट्रेस स्कैन। ठीक है, एक ही कट सेक्शन है, उसका पहले स्ट्रेस स्कैन दिया हुआ है, फिर नीचे रेस्ट स्कैन दिया हुआ है कंपेयर करने के लिए। ठीक हो गया जी। अब इसके अंदर जो बट आई एडवाइस एवरीवन कि आप किस तरह लिखने के हज़ार तरीके हैं, लेकिन जो मैं बताता हूँ कि आप उसको इस तरह से लिखें, वो ये है। सबसे पहले आप देखें कि जो आपके क्रॉस सेक्शंस हैं ना, ये सारे के सारे जो ऊपर नज़र आ रहे हैं, क्रॉस सेक्शन बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप एको के ऊपर लेफ्ट फ्रंटिकल कैविटी के क्रॉस सेक्शन देखते हो पैपेरी मसल्स के लेवल के ऊपर। सो जो आगे है एंटीरियर है, दिस इज़ फॉर एग्जांपल मैं कोई एक कट सेक्शन ले लेता हूँ समझाने के लिए। This is the anterior wall, this is the inferior wall, this is the septal wall and this is the lateral wall। ठीक हो गया जी। तो अगर ये सेप्टल है और ये लैटरल है, तो सेप्टम के इस साइड पे क्या होगा, देयर शुड बी राइट वेंट्रिकल, जो कि आमतौर पे नज़र नहीं आ रहा होता। ठीक हो गया, तो ये तो आपको वॉल्स पता चलेगी। अब ये सेक्शंस जो हैं कट सेक्शन, ये शुरू हुए हैं यहाँ से, नंबर 1, ठीक है, नंबर 2, 3, और इट गोज ऑन 4, 5, 6, 7, और ये जो लास्ट वन है वही है, दिस इज द लास्ट वन। ठीक है, सो द कट सेक्शन स्टार्ट फ्रॉम द एपेक्स एंड इट मूव्स टुवर्ड्स द बेस। यानी कि इसमें से कुछ सेक्शंस हैं जो कि आपके शो कर रहे हैं एपिकल सेगमेंट्स को, कुछ सेक्शंस हैं जो आपके शो कर रहे हैं मिड सेगमेंट्स को, और कुछ सेक्शंस हैं जो आपके शो कर रहे हैं बेसल सेगमेंट्स को। ये आर्बिट्रेरी आपने खुद ब खुद डिसाइड कर लेना है, ताकि आपके लिए इंटरप्रिटेशन करना, फाइंडिंग्स को बताना, फाइंडिंग बताना, सॉरी इंटरप्रिटेशन नहीं, फाइंडिंग बताना, वो आसानी हो जाए आपके लिए। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब अगर हमने डिसाइड कर लिया फॉर एग्जांपल कि यहाँ से लेके ये पीछे तक ये सारे एपिकल हैं, और फिर यहाँ तक ये मिड है, और फिर आगे आगे सारे के सारे ये बेसल सेगमेंट्स हैं, ये हमने इसको डिसाइड कर लिया अपनी आसानी के लिए। नीचे वाले जो सेक्शंस हैं उसके अंदर ये अगेन ये कुछ डिफरेंट कट सेक्शन है। मैं इनकी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, सेशन बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने पैटर्न मॉक एग्जाम रखा था, नॉट टीचिंग सेशन रखा था, लेकिन थोड़ा थोड़ा बहुत मैं टच करता जा रहा हूँ साथ के साथ। सो दिस इज द एंटीरियर वॉल, दिस इज द इंफीरियर वॉल, और ये आपका एलवी का एपेक्स है। ठीक है, और ये चलता जा रहा है। अगर आप नीचे कट सेक्शन में आएंगे, दिस इज द सेप्टल वॉल, दिस इज द एपेक्स एंड दिस इज द लैटरल वॉल। ठीक होगा जी, इसके अंदर अब यहाँ तक पता चल गया आपको। अब आगे चलते हैं फाइंडिंग्स पिक करने के लिए। सो इफ वी ओके गो टू, ठीक हो, सही है। लेट मी टेक द लैटरल वॉल। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस पेशेंट का जो लैटरल वॉल है वो सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसमें आप करते क्या हैं कि यू गिव एन रेडियो आइसोटोप डाई, और रेडियो आइसोटोप डाई जहाँ पर भी जाएगा वो अपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को स्कैटर करता है। ये जो स्कैटरिंग होती है, ये जो हमारा गैमा स्कैन होता है, स्पेक्ट स्कैन जो मशीन होती है, ये उसको पिक करती है, और इन दी फॉर्म ऑफ डिफरेंट कलर्स, जैसे ये येलो कलर है, और ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा पिंकिश और थोड़ा सा पर्पलिश, और कहीं पे थोड़ा सा ब्लूइश कलर मिल रहा है। ये मुख्तलिफ आपको फोटॉन्स की वजह से, एमिशन रेडिएशन की वजह से आपको ये कलर्स देखने को मिलते हैं, और इन कलर्स को देखने की वजह, इन कलर्स की अफादियत से इन कलर्स को पिक करके आप ये बताते हैं कि फाइंडिंग क्या है। इससे पहले कि मैं इसकी फाइंडिंग आपको मज़ीद बताना शुरू करूँ, ये थोड़ा सा मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट दिया है। मैं चाहता हूँ एक और चीज़ आपको दिखा दूँ और फिर वापस इस स्लाइड के ऊपर है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये आपको पता होना बड़ा ज़रूरी है इसके अंदर कि ये कलर स्कीम का मकसद क्या होता है, और हमने इसी के थ्रू सारी फाइंडिंग्स लिखनी है, और इंटरप्रिटेशन भी फिर ज़ाहिर है उसके मुताबिक होगी सारी की सारी। ओके, सो यू फॉरगेट ऑल दीज नंबर्स ना, इस नंबर्स को आप छोड़ दें, ये आपके काम नहीं आएंगे एग्जाम के अंदर, इनको आप छोड़ दें। यू स्टार्ट फ्रॉम दिस 0 एंड यू गो अबव टू 100। जितनी परफ्यूजन ज़्यादा होगी उतना नंबर बढ़ेगा, जितना नंबर बढ़ेगा उसका कलर उसके मुताबिक चेंज हो जाएगा।
यानी कि अगर आपको स्कैन के ऊपर ये ग्रीनिश, ब्लैकिश, ग्रेइश जो भी आपको कहना चाहिए कलर मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ पे परफ्यूजन ना होने के बराबर है, एब्सेंट है, ब्लड जा ही नहीं रहा वहाँ पर, देयर इज़ ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो। ठीक हो गया। और अगर एक जगह पे आपको ये ऑरेंज, ब्राइट येलो कलर, इस तरह का कलर मिल रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, आपका ब्लड फ्री फ्लो जा रहा है, क्योंकि ब्लड जाएगा तो ब्लड के अंदर डिजोल्व हुआ हुआ रेडियो आइसोटोप भी आगे जाएगा। रेडियो आइसोटोप आगे जाएगा तो गैमा स्कैन हमारा जो कैमरा है उसको पिक करेगा और आपको फिल्म के अंदर शो करेगा। अब ये है वो दरमियान का मिडल जोन जो आपको याद करना ज़रूरी है कि माइल्ड क्या होता है, मॉडरेट क्या होता है और सीवियर क्या होता है। तो इसका बड़ा आसान हल ये है, आपको नॉर्मल तो पता चल गया ना, नॉर्मल क्या होगा, येलोइश ऑरेंज होगा, जो नॉर्मल के करीब करीब होगा वो माइल्ड होगा कलर, और वो क्या है, डार्क ऑरेंज, पर्पल और थोड़ा सा ब्लूइश, आप अगर मिलाना चाहें तो मिला लें, पर्पल, पिंकिश, डार्क ऑरेंज, ये माइल्ड है। अगर एब्सेंट का मतलब ब्लैक है, ग्रेइश है, तो जो भी थोड़ा इसके क्लोजर होगा कलर, उसको आप सीवियर कैटेगराइज कर सकते हैं। जो पीछे बच गया कलर वो क्या बच गया, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, जो भी आप उसको स्पेक्ट्रम को कहना चाहें, वो मॉडरेट है। दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, वरना आप 3 मिनट्स के अंदर फॉरेन फाइंडिंग्स पिक करके उसको लिख नहीं पाएंगे। वापस स्कैन पे जाते हैं और उसमें से इसको फाइंडिंग लिखने की कोशिश करते हैं। अब मैं इसमें से एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है जी, और वो एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ कि लेटरल वॉल को मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये एंटीरियर वॉल है, ये पोस्टीरियर वॉल है, ये सेप्टल वॉल है, एंड दिस इज़ आवर लेटरल वॉल। तो मैं इसको शुरू करूँगा एक पिक से देखना कि लेटरल वॉल में क्या हो रहा है, लेटरल वॉल में क्या हो रहा है। अब मैं जब इन स्लाइड्स के अंदर मैं देख रहा हूँ, इन सेक्शंस में देख रहा हूँ, तो मैं एपिकल सेगमेंट्स ऑफ द लेटरल वॉल को देख रहा हूँ। ठीक हो गया। फिर उसके बाद जब मैं आगे जाना मूव किया मैंने, तो अब मैं कहाँ देख रहा हूँ, अब मैं मिड सेगमेंट ऑफ लेटरल वॉल को देख रहा हूँ। फिर मैंने आगे मूव किया यहाँ से ऑनवर्ड, अब मैं बेसल सेगमेंट्स ऑफ द लेटरल वॉल को देख, फॉर एग्जांपल मैं इस फाइंडिंग को पिक करता हूँ कि ये तो सारा का सारा येलो है, आई होप यू कैन सी, ये तो सारा येलो है, दिस इज नॉर्मल। लेकिन ये जो लेटरल वॉल का ये वाला हिस्सा है, ये थोड़ा पर्पलिश और ब्लूइश है। अब पर्पलिश और ब्लूइश अगर आपके जहन में स्पेक्ट्रम है, जो भी मैंने स्लाइड दिखाई थी, ये फॉल करता है मॉडरेट कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो जब हमने इसको स्ट्रेस दिया तो हमें ये कलर मिला, जैसे ही इसको रेस्ट मिला, इसने वापस अपना कलर अचीव कर लिया, जो कि नॉर्मल एक पर्सन का होना चाहिए, येलोइश, ब्राइट येलो या ऑरेंजिश। सो इट मीन्स जब ये पेशेंट स्ट्रेस में जाता है तो इसकी लैटरल वॉल का मिड सेगमेंट मॉडरेटली इस्कीमिक हो जाता है। ठीक हो गया। तो जब भी आपने लैटरल वॉल को सॉरी किसी भी वॉल को डिस्क्राइब करना है, तो आपने सबसे पहले ये बताना है कि वो आइदर माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। फिर आपने ये बताना है, अच्छा अब आप, क्योंकि यहाँ पे सारी इमेजिंग हो रही है, परफ्यूजन की बातें हो रही हैं, तो ज़ाहिर है परफ्यूजन डिफेक्ट का वर्ड तो लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चले। एको के अंदर आप परफ्यूजन डिफेक्ट लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते, वहाँ पे आप हाइपोकिनेसिया लिखते हैं, माइल्ड हाइपोकिनेसिया, मॉडरेट हाइपोकिनेसिया। यहाँ पर आप यहाँ पर आप परफ्यूम का वर्ड यूज करेंगे, दिस इज हाउ यू टेल दी फाइंडिंग कैटेगरी में उसको आपने डाल देना है। तीसरी बात ये रखनी, अब आपने बताना है कि किस सेगमेंट में है, एपिक्स में है, मिड में है या बेसल सेगमेंट में। और जब आप सेगमेंट बता चुके हैं, अब आप ये बताएं कि किस वॉल के अंदर है। तो जब मैं अब ये लिखना चाहूँ, जो फाइंडिंग मैंने अभी पिक किया है, तो मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँगा, देयर इज़ ए मॉडरेट perfusion defect which is reversible and
एंड इन्वॉल्विंग द मिड सेगमेंट ऑफ लेटर दिया, इसमें से कोई मेरे मार्क्स नहीं काट सकता। ठीक है, अब आपने देखना ये है कि सिर्फ मिड भी है, तो जब आप इनको देखेंगे आपको लगेगा यहाँ पे भी इशू है यहाँ पर। इसी तरह आप एपिक्स को देखें, एपिकल जो है वहाँ पर भी आप देख लें। तो जो जो चीज़ें आप इस लाइन में, इस सेंटेंस में ऐड करना चाहेंगे आप उसको ऐड करते जाएं। ठीक हो गया। इसी चीज़ को कंफर्म करें नीचे वाले आपके सेक्शंस जो हैं, ये वाले जो सेक्शंस हैं, ये आपकी लैटरल वॉल है। यहाँ देखें कलर क्या है, यहाँ कलर क्या है यहाँ कलर देखें क्या है, यहाँ कलर क्या है, इस कलर को देखें, इस कलर को देखें, इस कलर को देखें और इस कलर को देखें। तो ये ब्लूइश कलर आपको मिल रहा है जो कि मॉडरेट लीजन को शो करता है, मॉडरेट परफ्यूजन डिफेक्ट को शो करता है, और ये फुली रिवर्सिबल। ठीक हो गया। तो मैंने आपको जस्ट एक वॉल की एग्जांपल दी है। इस सेंटेंस को संभाल के रखें। ये सेंटेंस आपने एंटीरियर वॉल पे भी नहीं लगाना है, लेटरल वॉल पे निकालना है, लगाना है, सेप्टल वॉल पे लगाना है, इंफीरियर वॉल पे लगाना है, जहाँ लगता है इसको आपने लगा देना है। अब इसके अंदर आपको चाहे 5 लाइन्स भी लिखनी पड़े ना, आपने 5 लाइन्स लिखनी है, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपको आता भी हो और आपके मार्क्स लूज हो जाएं। तो ये एक जुमला एक वॉल के लिए है। फ़र्ज़ किया कि बहुत ही ऐसा पेशेंट है जिसमें जिसकी हर वॉल में प्रॉब्लम है, तो आपको मैक्सिमम लाइन्स कितनी लिखनी पड़ेंगी? 3 लाइन्स लिखनी पड़ेंगी ना, तो 3 लाइन्स लिखने का मार्जिन आपने रखना है। ठीक हो गया। इस पेशेंट की लैटरल वॉल में भी प्रॉब्लम है, जो कि आप देख चुके हैं। इस पेशेंट की एंटीरियर वॉल में भी प्रॉब्लम है, जो कि आप देख चुके हैं। और इस पेशेंट की जो इंफीरियर वॉल है उसमें भी प्रॉब्लम है। ये इंफीरियर वॉल का कलर देखें यहाँ पे, और यहाँ इंफीरियर वॉल का कलर देखें कैसे रिवर्स हुआ है वापस। तो इस पेशेंट को प्रिज्यूमेबली क्या होगा? ट्रिपल वेसल डिजीज होगा। बट ट्रिपल वेसल डिजीज इज नॉट द फाइंडिंग, इट इज द इंटरप्रिटेशन। तो फाइंडिंग्स में और इंटरप्रिटेशन में फ़र्क करना सीखिए, कौन सी बात कहाँ पे लिखनी है। ऊपर नीचे करके ना आ जाइएगा और मार्क्स लूज करके ना आ जाइएगा। ये मुफ्त के नंबर हैं, लिटरली ये मुफ्त के नंबर हैं। ये जब आप वॉल की प्रूफ एंड डिफेक्ट्स बता चुके, अब आपने 2 बातों का ख्याल रखना है जो आपने इसमें लिखना ज़रूरी होता है, फोकस करना है। नंबर 1, इज़ देयर ट्रांजिट इस्कीमिक डायलेशन? ट्रांजिट इस्कीमिक डायलेशन है कि नहीं है? यहाँ पे आप देखें कैविटी का साइज़ कैसा है, और यहाँ देखें कैविटी का साइज़ कैसा है। ठीक हो गया। यहाँ देखें कैविटी का साइज़ कैसा है, यहाँ देखें कैविटी का साइज़ कैसा है। आई होप आपको ये फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ये दिस इज़ नॉट फिक्स्ड। ये जब आप स्ट्रेस देते हैं तो ये छोटा हो जाता है साइज़, और जब रिलैक्स होता है पेशेंट तो ये वापस बड़ा हो जाता है। दिस इज़ ट्रांजिट इस्कीमिक डायलेशन। दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो देखनी है, मैंने आपको कहा था कि अगर ये सेप्टम है, लेट मी ड्रॉ अगेन, अगर ये सेप्टम है, सॉरी कहाँ ड्रॉ किया जाए ताकि नज़र आए, ये सेप्टम है फ़र्ज़ किया, तो उसके साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए? आरवी। जैसे एको में आप देखते हैं तो आप देखेंगे राइट वेंट्रिकल में भी आपको डाई नज़र आ रहा है। ये देखिए ब्लू कलर का आपको डाई नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये ब्लू स्ट्रेस में, सॉरी ये तो रेस्ट है ना, स्ट्रेस में देखें ये ब्लू कलर का डाई नज़र आ रहा है आपको, जो कि आमतौर पे आपको नज़र नहीं आना चाहिए। तो दूसरी चीज़, एक है ट्रांजिट इस्कीमिक डायलेशन और दूसरी चीज़ है आरवी का अपटेक। ये दोनों चीज़ें अगर आपको नज़र आ जाए, दोनों में से एक भी नज़र आ जाए, इट शोज सिवियर क्रिटिकल डिजीज़। ये इसकी इंटरप्रिटेशन में आप लिखेंगे। अब इसके अंदर आपको ट्रांजिट इस्कीमिक डायलेशन भी मिल रही है और आरवी का अपटेक भी मिल रहा है, तो ये भी आप फाइंडिंग्स में लिख कर आएंगे। तो 3 लाइनें तो वो हो गई, एक लाइन ट्रांजिट इस्कीमिक डायलेशन की होगी चौथी, और 5वीं लाइन आरवी अपटेक की होगी। जब आप ये 5 लाइन्स फाइंडिंग्स के अंदर लिख कर आएंगे तो कोई आपका एक नंबर भी नहीं क्रॉस कर सकता। इसकी गारंटी मैं आपको खुद देता हूँ। ठीक हो गया, ये आपके पूरे नंबर मिलेंगे। और इंटरप्रिटेशन इसकी क्या है कि पेशेंट को ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, पेशेंट को इस्कीमिक कार्डियोमायोपैथी है, इन तीनों में से कोई वर्ड लिख दें या दोनों के दोनों लिख कर आ जाएँ, आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 10/10 मार्क्स आपके खरे हैं इसके अंदर, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। सो लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड। स्टेशन नंबर 5 कर चुके हैं, स्टेशन नंबर 6, your time starts now.
2 minute up. So this is a 56-year-old man with chest pain. तो मैं नहीं कहूँगा, I think the most probable scenario will be shortness of breath. क्या आप ये समझेंगे पेशेंट shortness of breath के साथ आया है? What are the findings and what is perfusion defect? ढूंढने निकलेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सॉरी, कि आपको कोई परफ्यूजन डिफेक्ट मिल जाए इसके अंदर, क्योंकि जो स्ट्रेस स्कैन्स हैं उसमें भी आपको मिलेगा ऑरेंज कलर, और जो रेस्ट स्कैन्स हैं उसके अंदर भी आपको मिलेगा ऑरेंज कलर। ठीक हो गया, ये आपके RST रेस्ट स्कैन है और ये आपके STR स्ट्रेस स्कैन है। तो ऊपर वाले स्ट्रेस है, नीचे वाले रेस्ट हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता चल गया कि ये हमने इंटरप्रिटेशन करनी क्या है इसके अंदर, स्ट्रेस और रेस्ट की। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ऑरेंज कलर ऊपर, ऑरेंज कलर नीचे, ऑरेंज कलर इधर, ऑरेंज कलर इधर, जो कलर इधर यही कलर इधर, जो कलर इधर और वही कलर इंफीरियरली भी है। तो आपको परफ्यूजन डिफेक्ट तो कहीं नहीं मिलेगा। हाँ, आप ये कहेंगे कि सर ये देखें ये पर्पल कलर है, सर ये देखें ये पर्पल कलर है, और नीचे भी पर्पल कलर है, नीचे भी पर्पल कलर है, ये भी पर्पल कलर है। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर, वही है कि व्हेन यू मूव फ्रॉम एपेक्स टू बेस, ये आपका बेसल सेगमेंट्स हैं, आखिरी 3-4 सेगमेंट बेसल के हैं। तो बेसल सेगमेंट्स के अंदर जो आपका सेप्टम होता है, सेप्टम वो फाइब्रस होता है, वो प्योरली मस्कुलर नहीं होता, ये आपको अच्छी तरह पता होगा ऑलरेडी। तो जहाँ पे फाइब्रस टिश्यू हो जाए वहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई होगी। सवाल ये है, अगर वहाँ पे फाइब्रस है तो वहाँ पे वेस्कुलर सप्लाई होगी, वहाँ पे नहीं होती। तो अगर ब्लड जाएगा ही नहीं तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप वहाँ कैसे जाएगा, और जब वो जाएगा नहीं तो गैमा स्कैन कैसे उसके फोटॉन्स को कैप्चर करेगा और आपको कलर शो करेगा। तो इन अ नॉर्मल इंडिविजुअल, आप में और मुझ में अगर हमारा स्कैन करवाया जाए तो बेसल सेगमेंट्स में हमारे जो ये सेप्टर एरिया है, यहाँ पर परफ्यूजन हमेशा कम मिलेगी एज कम्पेयर टू दी अदर एरियाज, यहाँ परफ्यूजन हमेशा कम मिलेगी। एंड दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल, दिस इज़ नॉट एन एबनॉर्मल परफ्यूजन डिफेक्ट। और इसी वजह से जो कलर आपको स्ट्रेस में मिलेगा वही कलर आपको रेस्ट में मिलेगा, जो कलर आपको स्ट्रेस में मिलेगा वही कलर आपको स्ट्रेस में मिलेगा, क्योंकि स्ट्रेस हो चाहे रेस्ट हो वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू है, फ़र्क ही नहीं पड़ता आप चाहे स्ट्रेस दें या ना दें, वहाँ पे ब्लड सप्लाई होनी नहीं है, वहाँ पे आइसोटोप ने पहुँचना ही नहीं वहाँ पे। वी यूज़ टेक्नीशियम मोस्टली स्ट्रेस में, तो टेक्नीशियम वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। तो दिस इज़ नॉट एन एबनॉर्मल परफ्यूजन डिफेक्ट। तो अगर हम इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद अगर हम एपेक्स से लेके नीचे तक देखते जाएं सारे के सारा, आपको कहीं पर भी कोई परफ्यूजन डिफेक्ट नहीं मिलेगा, सिवाय इसके कि आप मुझे ये कहेंगे कि सर ये देखें ये RV अपटेक नहीं है, ये देखें ये चैम्बर है, ये RV अपटेक नहीं है ये, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ये RV अपटेक है, डेफिनेटली दिस इज़ अ फाइंडिंग। खास तौर पे ये स्ट्रेस के अंदर, ये देखें ये स्ट्रेस स्कैन के अंदर देखें। और दूसरी बात देखें कि RV की जो कैविटी है, ये वाइट एरिया जो मैं कह रहा हूँ, ये कैविटी देखें और ये कैविटी देखें, ये अनकरीब है कि दोनों सिमिलर हो जाएंगी। ठीक है, सो देयर इज RV डायलेशन एज वेल। तो अब इस में अब आप ढूंढ रहे हैं यहाँ पे परफ्यूजन डिफेक्ट तो आपको मिलेगा नहीं। वो जो 3 लाइंस आपने लिखनी थी, जहाँ पे आपने कहना था कि 3 लाइंस लिखूंगा मैं और मुझे नंबर मिलेंगे, वो तो हवा में उड़ गई। इसका मतलब है फाइंडिंग्स कुछ और हैं जो आपने लिख के आनी है। अब वो फाइंडिंग्स क्या है? नंबर 1, लुक एट द डायलेशन, द वेंट्रिकल इज डायलेटेड। तो पहली फाइंडिंग तो है कि वेंट्रिकल LV जो है वो डायलेटेड है। दूसरी फाइंडिंग क्या है? RV का अपटेक है। तीसरी फाइंडिंग क्या है कि RV क्या है? डायलेटेड है। ठीक है जी, RV आपका डायलेटेड है। और चौथी फाइंडिंग क्या है? देयर इज नो परफ्यूजन डिफेक्ट। ये लाइन आप जरूर लिख रहे हैं, हमने किया तो इसलिए था कि हम परफ्यूजन डिफेक्ट देखेंगे, लेकिन हमें नहीं मिला तो इसकी इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इसकी बेस पर यू आर गोइंग टू इंटरप्रेट दिस स्कैन। तो अभी तक आपने ये जो 4 लाइंस लिखी हैं ये आपकी फाइंडिंग है, और इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है? अब देखें ना, डायलेटेड LV है, so I assume कि कार्डियोमायोपैथी है। अब if this is a कार्डियोमायोपैथी, तो ये कौन सी कार्डियोमायोपैथी है? इसका LV भी डायलेटेड है, इसका RV भी डायलेटेड है, तो दिस इज अ डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड दिस इज अ नॉन इस्कीमिक डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। ठीक है जी, दिस इज नॉन इस्कीमिक, यानी कि अंडरलाइन कॉज क्या हो सकती है? इट कैन बी अ मायोकार्डाइटिस, इट कैन बी अ चाकास डिजीज और वट एवर। सिंपल मैं मायोकार्डाइटिस को बोल रहा हूँ क्योंकि वो टिपिकल सिनेरियो है हमारा। ठीक है जी, पेशेंट आया शार्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ, क्रॉनिक हिस्ट्री है, ये उसका न्यूक्लियर स्कैन है, ये उसकी फाइंडिंग है सारी की सारी, और इंटरप्रिटेशन आपकी क्या है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी।
10/10 मार्क्स, सिंपल एज दैट। ठीक हो गया, तो स्टेशन 6 हो गया है, स्टेशन 7 की तरफ चलते हैं। मोडेलिटी चेंज हो गई है। सो द क्वेश्चन इज सिंपल, व्हाट आर द फाइंडिंग्स, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बाय द वे, फॉर दोस्त जो कि मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं न्यूक्लियर स्कैन्स की, मेरे वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं। जिनको नहीं पता उनको बता रहा हूँ। यूट्यूब के ऊपर MIC डिस्कशन फोरम चैनल का नेम है, और उसके अंदर चेस्ट एक्सरेज के ऊपर भी सेशंस रिकॉर्डेड हैं, और उसके ऊपर न्यूक्लियर स्कैन्स के ऊपर की इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी सेशंस रिकॉर्डेड हैं। जो मज़ीद प्रैक्टिस करना चाहें वो दे कैन जस्ट गो टू दी यूट्यूब चैनल, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट and you can take benefit from it. Okay ji, so 2 minutes up. So what are the findings? You will always start by telling the modality. तो modality आपके सामने है। This is a CT, कार्डिक CT स्कैन है, और इसके अंदर हमने CT एंजियोग्राम करने की कोशिश की है, बल्कि अच्छा वर्ड होगा CT एओर्टोग्राम करने की कोशिश की हमने। ठीक है, तो जब तक आपको नॉर्मल एनाटमी नहीं पता, आप कभी भी CT को इंटरप्रेट नहीं कर सकते। ये बड़ी सिंपल सी बात है। तो इसमें आपको कट सेक्शन शो हो रहा है, और एक कट सेक्शन आपको क्या शो कर रहा है? सो वी हैव दिस एओर्टा हेयर। ठीक है जी, ये हमारे पास एओर्टा है, और इस एओर्टा से ये एक ब्रांच निकल रही है। तो अगर मैं इसको एओर्टिक रूट बनाकर डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो इट विल बी लाइक दिस। So this is the right cornicus, this is the non-cornicus, and this is the left cornicus. So left cornicus से क्या निकलेगा? लेफ्ट मेन स्टेम, और लेफ्ट मेन स्टेम डिवाइड हो जाएगा LAD में और सर के अंदर। एक बात तो ये अब क्लियर होगी। दिस इज, इफ दिस इज द एओर्टिक रूट, जस्ट इमेजिनरी। और दूसरी एक चीज़ और आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, ये भी एओर्टा का पार्ट है। तो आपको ये तो पता चल गया कि एओर्टोग्राम है। अब ये है जी आपका असेंडिंग एओर्टा, और ये है जी आपका डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। देयर इज अ बाउंड्री सर्कुलर जो कि डिफरेंशिएट कर रही है एओर्टा को दो पार्ट्स में, एक जो कि ब्राइट वाइट है ये वाला, और एक जो कि ग्रेइश है। ठीक है, और यहाँ पर आपको ये ग्रेइश सी लाइन जाती हुई नजर आ रही है इस तरफ। क्लियर हो गया असेंडिंग एओर्टा में। अब डिसेंडिंग में भी आ जाए, यहाँ पर भी ये एक सर्कुलर सा ल्यूमेन है, और इसके गिर्द क्रीसेंट शेप वाइट किस्म की, वाइट आपके पास एक शेडो है। तो आई नो कि आप पहुंच गए हैं कि ये है क्या है, मतलब, लेकिन स्किल ये नहीं है कि आप पहुंच गए कि ये है क्या। स्किल ये है कि आपने फाइंडिंग्स बतानी है, आपने डायग्नोसिस नहीं बताना। ठीक हो गया। सबसे पहले आप क्या बात बताना चाहेंगे यहाँ पे? देयर इज ए डायसेक्शन फ्लैप। नंबर 1, जहाँ से लेफ्ट में अराइज कर रही है वही ट्रू ल्यूमेन होगा। ठीक है, और जहाँ पे जो जो बच गया वाइटिश एरिया, वो फॉल्स ल्यूमेन होगा।
एक और तरीका जिसके ज़रिए हम इसको याद रखते हैं वो ये है कि जो बिगर एरिया है, जैसे ये बड़ा एरिया है, ये फॉल्स ल्यूमेन होता है, क्योंकि ट्रू ल्यूमेन जो होता है वो छोटा हो जाता है क्योंकि कंप्रेस हो जाता है। ठीक है। तीसरी बात जो आप बताएंगे इसके अंदर कि आपको लीक ऑफ ब्लड मिल रहा है फ्रॉम ट्रू ल्यूमेन टू फॉल्स ल्यूमेन। ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फाइंडिंग है और बड़ी अच्छी नज़र आ रही है इसके अंदर। जब नज़र आ रही है तो आप उसको ज़रूर बताएं इसके अंदर। ठीक है, 3-4 फाइंडिंग्स आपकी ये हो गई। और यही बात जो आपने असेंडिंग एओर्टा में बताई है, यही बात आपने डिसेंडिंग एओर्टा में भी बतानी है ना। तो क्वेश्चन इसकी क्यों बताना ज़रूरी है एक बार बता तो दिया है। इट मीन्स कि आपका डायसेक्शन फ्लैप असेंडिंग एओर्टा से शुरू हो रहा है और नीचे डिसेंडिंग एओर्टा तक जा रहा है। इससे आप पता चलता है, सर्जन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मैंने इसकी सर्जरी किस तरह से करनी है, इज इट टाइप ए और इज इट टाइप बी। इसलिए ये बात बताना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर, मिस नहीं करनी है ये बात। असेंडिंग एओर्टा के लिए पूरी एक लाइन लिखी जाएगी और फिर डिसेंडिंग एओर्टा के लिए पूरी एक लाइन लिखी जाएगी। अब इसके बाद एक और चीज़ है जो कि मैंने ऑब्जर्व किया कि स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं, एओर्टिक डायसेक्शन की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं। व्हाट इज़ दिस? ये डार्क ग्रेइश एरिया सराउंडिंग द हार्ट, व्हाट इज़ दिस? और ये बड़ा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है, इसको आप ये नहीं कह सकते कि सर ये तो नज़र ही नहीं आ रहा। दिस इज़ पेरिकार्डियल डिफ्यूजन, दिस इज़ द पेरिकार्डियल डिफ्यूजन, बायलैटरली है, कॉम्प्लिकेटेड हुआ है एओर्टिक डायसेक्शन। तो मोस्ट लाइकली ये पेशेंट हाइपोटेंशन के अंदर होगा अगर इसका आप सिनेरियो कंसिडर करेंगे। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फाइंडिंग। आपकी सारी फाइंडिंग्स के नंबर शायद 2-3 होंगे, लेकिन जो पेरिकार्डियल डिफ्यूजन लेकर आएगा उसको इस खाली पेरिकार्डियल डिफ्यूजन के नंबर 5 होंगे इसके अंदर, क्योंकि इसके ऊपर आपकी ट्रीटमेंट चेंज हो जाती है। मैंने तो सिर्फ व्हाट आर दी फाइंडिंग्स लिखा है। फाइंडिंग्स के बाद अगला सवाल होगा कि आपका डायग्नोसिस क्या है और उसके बाद आपका, ठीक है। तो आपके अगले सवालों के जवाब भी गलत होना शुरू हो जाएंगे अगर आपने ये मिस कर दिया तो ये आपकी फाइंडिंग्स हैं जो कि आपको बिल्कुल भी इस किस्म के सीटी स्कैन में मिस नहीं करने। स्टेशन नंबर 8, व्हाट आर दी फाइंडिंग्स? यंग मेल है, व्हाट आर दी फाइंडिंग्स हैं जी? ऑन एंड ऑफ चेस्ट पेन होता है, कभी कभी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी होती है। ये उसका सीटी स्कैन का कट सेक्शन दिखाया गया है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, सो आई वाज जस्ट रीडिंग द कमेंट्स में मुझे ये कहा गया है कि सर शायद आप उल्टा बता गए हैं कि जो वाइट है वो फॉल्स ल्यूमेन नहीं होगा, वो ट्रू ल्यूमेन होगा। सो आई विल लीव दिस अप टू यू। आप इसको सर्च कीजिएगा और मुझे भी फिर अपडेट कीजिएगा। शायद मैंने गलत बता दियो, मेरा कॉन्सेप्ट इस वक्त आई एम नॉट एबल टू कोरिलेट। लेकिन एम्फेसिस इस बात के ऊपर है कि ट्रू ल्यूमेन और फॉल्स ल्यूमेन ज़रूर बताएगा फाइंडिंग्स के अंदर। इसको आप देख लीजिएगा कि ट्रू ल्यूमेन कौन सा है और कौन सा नहीं है। वाइट कलर जो होता है वो कंट्रास्ट की वजह से होता है। कंट्रास्ट जो है वो ट्रू ल्यूमेन में जाके स्टे करेगा या फॉल्स ल्यूमेन में जाके स्टे करेगा। वॉश आउट ट्रू ल्यूमेन में होगा या फॉल्स ल्यूमेन में वॉश आउट होगा, ये आप देख लीजिएगा काइंडली और आप अपडेट कर दीजिएगा फॉरम के ऊपर सबके लिए और मेरे लिए भी। ओके, सो 2 मिनट्स आर अप और आते हैं हम इस सीटी स्कैन की फाइंडिंग्स पकड़ने में। और ओके जी, सो जब भी आपको 2 पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं तो ज़ाहिर है उसका कोई ना कोई मकसद है, वरना अभी तक आपने जितने भी पिक्चर्स देखे स्टेशंस के देखे वो सब सिंगल थे।
सो यूजली दो चीज़ें दिखाने का मकसद ये होता है कि एक फेस सिस्टली में होता है और एक फेस जो है वो आपका डायस्टली के अंदर होता है, ठीक है। सो और उसको पिक करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप एलवी की कैविटी को देख लें। जहाँ पे एलवी कैविटी स्मॉलर साइज़ की होगी वो सिस्टली होगा, और जहाँ थोड़ी सी डायमेंशन इंक्रीज होंगे वो डायस्टली होगा, ठीक हो गया जी। दूसरी चीज़, आप लीफलेट की मूवमेंट से भी आप पता लगा सकते हैं कि हार्ट जो है वो सिस्टली फेस के अंदर है या डायस्टली की फेस के अंदर है। एक बात तो ये है, इट मीन्स आपको सिस्टली और डायस्टोलिक फेज दोनों को आपस में कोरिलेट करने के बाद आपने फाइंडिंग्स लिखने शुरू करनी है। दिस इज क्लियर। दूसरी बात जो कि सिस्टली में और डायस्टली दोनों कट सेक्शंस के अंदर बड़ी प्रोमिनेंट है, वो है साइज ऑफ एल ए। सो एल ए का साइज इंक्रीज है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। दूसरी चीज़ जो कि बड़ी ऑब्वियस है दोनों कट सेक्शंस के अंदर, वो क्या है? लुक एट द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, लुक एट द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। यहाँ पे भी आप देख लें और ये भी आप देख लें, ठीक हो गया। और आप इसको कोरिलेट कर लें इसके साथ। आपकी ये थिकनेस देखें और आपकी ये थिकनेस देखें। ये तो मैं सिस्टम में कर रहा हूँ, हम डायमेंशन तो डायस्टली में लेते हैं, आप डायस्टली में भी देख सकते हैं डायमेंशंस। तो देयर इज अ डेफिनेट सिस्टोलिक सॉरी सेप्टल वॉल हाइपरट्रॉफी, डेफिनेट, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है। ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि इसके अंदर कैविटी की शेप आप देखें, दिस इज स्पेड लाइक कैविटी, ठीक हो गया जी। तो पहली बात एल ए का साइज, दूसरी बात सेप्टल हाइपरट्रॉफी, तीसरी बात स्पेड लाइक एलवी कैविटी, स्पेड लाइक एलवी कैविटी हो गई। और चौथी बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसके अंदर, जो बड़ी अच्छी इसमें नजर आ रही है, so this is the systole and this is the diastole. So usually when there is systole, LA के अंदर जो उसके माइटर लीफ फ्लैट हैं वो क्लोज हो जाते हैं, ताकि ब्लड सारे के सारे कहाँ जाए, एओर्टा के, ये क्लोज मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखें, इफ दिस इज द सिस्टले एंड इफ दिस इज द एंटीरियर माइटर लीफ फ्लैट, जिसको यहाँ होना चाहिए था, यहाँ पे क्लोज होना चाहिए था इसको, इसके साथ, ये तो कहीं पे भी क्लोजर, इसका मूड नहीं लग रहा क्लोज होने का, बल्कि उल्टा ये सेप्टम के बिल्कुल साथ लगा हुआ है, थोड़ा सा फासला है सेप्टम के साथ लगा हुआ है। सो दिस इज सिस्टली एंड दिस इज द मोशन विच इज डायरेक्टेड एंटीरियरली, इसको हम क्या कहते हैं सैम? दिस इज दिस सिस्टोलिक एंटीरियर मोशन ऑफ एंटीरियर माइटर लीफलेट। अब सारी फाइंडिंग्स जो आपने बताई होंगी ना, सेप्टल हाइपरट्रॉफी, स्पेड लाइक एलवी कैविटी, एलए हाइपरट्रॉफी, सॉरी एलए एनलार्जमेंट, उन सब के होंगे एक 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 0.5 0.0.5, लेकिन ये सैम अकेला भारी होगा, ये 6 नंबर का होगा। तो आपको लगेगा कि यार मैं सैम ही मिस किया ना, तो स्टेशन तो मेरा क्लियर हो जाएगा, आई विल गेट द पासिंग मार्क्स, बट अनफॉर्चुनेटली यू विल नॉट बी एबल टू गेट द पासिंग मार्क्स, ठीक है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप जहन में रखें, और ये मार्क्स आपने बिल्कुल भी लूज़ नहीं करने हैं। तो ये इसकी फाइंडिंग्स है जो आपने सारी बता कर आनी है, और उसके बाद फिर उसकी इंटरप्रिटेशन होगी और एक आधा सवाल हो जाएगा थ्योरेटिकल, वो आई एम श्योर वो आपको आता ही होगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेशन, स्टेशन 8 हो गए हैं। पेशेंट है जी, उसको लेग पेन्स होती हैं, तो ये उसका एक स्कैन आपके पास है, और इसकी फाइंडिंग्स आप बता दीजिए। यू हैव 2 मिनट्स, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
ओके जी, सो 2 minutes are up. What are the findings? So ये आपको क्या शो हो रहा है? दिस अ peripheral CT angiogram और it is starting from the आपका डिसेंडिंग एब्डोमिनल एओर्टा से शुरू हो रहा है और फिर आगे नीचे तक शो कर रहा है। अब इसमें जो ऑब्वियस फाइंडिंग्स हैं मैं उनकी तरफ आ रहा हूँ ताकि हम इसको जल्दी जल्दी कर सकें। ऑब्वियस फाइंडिंग में सबसे पहले आपने देखा कि एब्डोमिनल एओर्टा आ रहा है नीचे और ये आगे बाइफरकेट हो गया। बाइफरकेट होने के बाद यहाँ पे ये जो एरिया यहाँ पे आपको कट सेक्शन मिल रहा है, इसी तरह यहाँ पर आपको कट सेक्शन मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? ये जो आपकी कॉमन इलिक आर्टरीज हैं, सो एब्डोमिनल एओर्टा डिवाइड्स इनटू 2 कॉमन इलिक आर्टरीज। कॉमन इलिक आर्टरीज हैं वो यहाँ पे आके ब्लॉकेज है, ठीक हो गया। और यहाँ से ये कोलेटरल्स निकल रहे हैं बायलैटरली, ये कोलेटरल्स निकल रहे हैं बायलैटरली और ये आगे जाके सप्लाई करें, ठीक है जी, आगे जाके सप्लाई करें। दिस इज दी फेमरल, फेमरस में और सुपरफिशियल फेमरल के अंदर डिवाइड होती है। फेमरल आर्टरी डीप फेमरल में, और यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए था? सुपरफिशियल फेमरल, जो कि आपके पास यूं जाते हुए नज़र आती है, ऐसे जैसे आपको ये जाती हुई नज़र आ रही है यहाँ पे ऐसे। आपके पास बायलैटरल कॉमन इलिक आर्टरी की ऑब्स्ट्रक्शन है। दूसरी फाइंडिंग क्या है कि लेफ्ट साइड पे आपकी जो सुपरफिशियल फेमरल आर्टरी है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ओक्लूडेड हुई है। तीसरी फाइंडिंग इसमें क्या है कि आपको इलिक आर्टरी से फेमरल आर्टरी की तरफ बायलैटरली कोलेटरल्स मिल रहे हैं। दिस इज अ गुड थिंग ना कि आपको कोलेटरल मिल रहे हैं, तभी तो सर्कुलेशन चल रही है आगे, ठीक हो गया। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चौथी बात जो बड़ी छुपी हुई है, आई होप के लोगों ने पिक की होगी, राइट रीनल आर्टरी और लेफ्ट रीनल आर्टरी दोनों में से कहाँ पे ऑक्लूजन है? ऑक्लूजन का वर्ड यूज नहीं करूंगा, स्टीनोसिस है। व्हाट डू यू थिंक? राइट रीनल आर्टरी या लेफ्ट रीनल आर्टरी में, दोनों में से कहाँ पे ऑक्लूजन है? सॉरी, स्टीनोसिस है राइट के अंदर, और बड़ी डेफिनेट है, बिल्कुल ऑस्टियम के ऊपर है। इफ यू लुक एट हेयर कि यहाँ पर आपको नजर आ जाएगी। तो ये भी फाइंडिंग है जो कि आपने लिखने के बाद देन यू विल कम अप टू द डायग्नोसिस एंड इंटरप्रिटेशन कि इस पेशेंट को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है और कोई इस किस्म की डिजीज है जो कि रीनल आर्टरीज को भी इन्वॉल्व कर रही है, आपकी इलिक आर्टरीज को भी इन्वॉल्व कर रही है, आपकी फेमरल आर्टरीज को भी इन्वॉल्व कर रही है। एंड यू नेवर नो, अगर आगे नीचे की तरफ स्कैन होता तो फंडा फेमरस आर्टरी, पपिलर आर्टरी, वहाँ पे कुछ न्यूज़ आपको मिल जाता है। तो ये सारी बातें जब आप बताएंगे, और यहाँ पे आपको चीज़ें उसी तरह, ये आपकी आ रही है, सॉरी, हाँ आप सही है, ये आपकी आ रही है एब्डोमिनल एओर्टा, और इसमें आप देख रहे हैं वाइट वाइट फ्लैग्स हैं, ये वाइट फ्लैग्स, ये कैल्शियम है। इट मीन्स कि सीवियर एथेरोस्क्लेरोसिस है। अगर ये वाला स्कैन आपको मिल जाए तो फिर आपने कैल्शियम फ्लैग्स का भी जिक्र करना है उसके अंदर, ठीक हो गया। फिर बाइफरकेट हो गई है इलिक में, ये ऑब्स्ट्रक्शन, ये फिर उसके बाद यहाँ तो आपको ये सुपरफिशियल फैम मिलनी चाहिए थी, ऐसे करके यूँ आती हुई, वो नहीं मिल रही, यहाँ पे ऑक्लूजन आपको मिल रहा है। और फिर ये आपको राइट रीनल आर्टरी के ऑस्टियम के ऊपर सिवियर किस्म की स्टीनोसिस बन रही है। तो वही फाइंडिंग जो वहाँ थी, वही फाइंडिंग्स यहाँ पर भी आपको शो हो रही है। लेट्स मूव टू दी, आई थिंक ये क्लियर होगा सबके लिए, और आगे मूव करते हैं अगले स्टेशन की। चलें जी, वो आपका CT-CMR वाला स्टेशन ख़त्म हो गए। इफ़ एवरीवन इज इंटरेस्टेड इन मोर प्रैक्टिस, जस्ट गो टू यूट्यूब चैनल MIC डिस्कशन फोरम, वहाँ पे बहुत सारे क्लिप्स रखे हुए हैं। आई होप कि आपको उनसे फ़ायदा मिलेगा। 2 minutes फॉर यू। स्टेशन नंबर 10, व्हाट इज़ A एंड व्हाट इज़ B?
सो नो फाइंडिंग, मैं आपसे फाइंडिंग नहीं पूछ रहा हूँ, मैं जस्ट स्पॉट डायग्नोसिस पूछ रहा हूँ कि ए क्या है और बी क्या। ओके जी, 2 मिनट अब। सो लेट मी गो थ्रू द ए फर्स्ट, लेट मी गो टू ए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स बी। अब ए के अंदर क्या शो हो रहा है, आपके पास दो किस्म की कर्व्स शो हो रही हैं, और एक कर्व बिल्कुल ज़ीरो, ये आपका ज़ीरो है, ज़ीरो के पास से शुरू हो रही है और प्रेशराइज करता है, वापस आता है ज़ीरो पे, फिर राइज करता है, फिर वापस आता है ज़ीरो पे, फिर राइज करता है, फिर वापस आता है ज़ीरो पे, फिर राइज करता है, फिर वापस आता है ज़ीरो पे, फिर राइज करता है और मिड में ही वापस आ जाता है ज़ीरो पे, और उसके बाद एक आपको पॉज सा मिलता है, और उसके बाद फिर ये राइज करता है, और अब की बार ये बहुत ज़्यादा राइज कर जाता है, 200 प्लस का प्रेशर, ये जीरो तक डायस्टोलिक प्रेशर का चले जाना एलवी कैविटी को शो कर रहा है, और सिस्टोलिक यानी कि मैक्सिमम जो है वो 100 को, ये आपका 100 है, 100 को क्रॉस करके भी ऊपर तक चला जाए, ये सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ट्रेसिंग है जो तो ऊपर जाता है, आरवी का नहीं जा सकता, आरवी का मैक्सिमम नॉर्मली 25-30 तक जाता होता है। ठीक हो गया, एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात इसके अंदर ये है, ये 80 से शुरू हुआ और ये 130, 40, 150 तक गया, फिर ये 80 तक आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये 80 तक आया, और फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे अगेन, और यहाँ पे हल्की सी ये नॉच आई, और उसके बाद ये भी डिप में चला गया। डिप में जाने के बाद इसने फिर राइज़ करने की कोशिश की, थोड़ा सा राइज़ किया, राइज़ करने के बाद ये वापस नीचे आ गया। अब मैं आपको चाहता हूँ कि डेफिनेटली देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन इन बिटवीन दिस एंड दिस, और वो जो समथिंग गोइंग ऑन है वो ये पार्ट है, और ये पार्ट अगर आप इसी चीज़ के साथ कोरिलेट करेंगे तो आपको पता चलेगा दिस इज़ अ पीवीसी। सो पीवीसी ने कुछ किया है इसके अंदर जिसको हमें पिक करना ज़रूरी है, और उसी के अंदर इसका डायग्नोसिस छुपा हुआ है। सो व्हाट हैपेंड हियर, जब भी पीवीसी आती है तो वो वेंट्रिकल को एक्स्ट्रा, पीवीसी के बाद पॉज आता है, वी ऑल नो इट, जब पॉज आएगा तो वेंट्रिकल की कैविटी मज़ीद डायलेट होती है, क्योंकि पूलिंग ऑफ ब्लड होना शुरू हो जाता है। जब ये पूलिंग ऑफ ब्लड हो रही होती है और तब दोबारा वो सिस्टली स्टार्ट होती है, तो एओर्टिक वॉल्व ओपन होता है, वो सारा ब्लड जो पूल अप हुआ होता है वो गश के साथ एओर्टा में चला जाता है। ठीक हो गया। बट यहाँ पर क्या हो रहा है,
दिस इज द मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज द मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर, दिस इज द मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर। और पीवीसी आने के बाद हुआ क्या, ये एओर्टिक प्रेशर तो बढ़ना चाहिए था क्योंकि एक गश ऑफ ब्लड वहाँ जा रहा है, लेकिन बढ़ने के बजाय ये इवन अपने नॉर्मल पे भी नहीं आ रहा, ये ड्रॉप करके यहाँ चला गया। इट मीन्स देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन देयर। पीवीसी ने किसी ऐसी चीज़ को इलिसिट किया है, कोई ऐसी ऑब्स्ट्रक्शन है जो ब्लड वॉल्यूम के ज़्यादा या कम होने से एओर्टा के प्रेशर को, जो कि एक फिक्स चला आ रहा था, उसको उसने कम कर दिया। नंबर एक बात। नंबर टू, जो एलवी का सिस्टोलिक प्रेशर था, ये जो एलवी का सिस्टोलिक प्रेशर है, उसको भी उसने चेंज कर दिया। और उसमें चेंज क्या किया है कि नॉर्मल रहने के बजाय बहुत ही ऊपर ले गया। ठीक हो गया, नॉर्मल रहने के बजाय बहुत ही ऊपर ले गया। सो देयर इज इंक्रीज इन एलवी सिस्टोलिक प्रेशर, देयर इज अ डिक्रीज इन एओर्टिक सिस्टोलिक प्रेशर leading to a gradient between aorta and left ventricle pressures। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो इस किस्म का ग्रेडियंट प्रोड्यूस कर सकती है? ग्रेडियंट तो पहले भी था, ग्रेडियंट तो ये भी है, ग्रेडियंट तो ये भी आ रहा है, ग्रेडियंट तो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। ग्रेडियंट होता है तो ब्लड एलवी से एओर्टा में जाता है ना, लेकिन ये इंक्रीज हो गया है, नंबर वन। नंबर टू, एओर्टिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो गया है। ये सारी चीज़ें सिर्फ एक ही डिजीज़ के अंदर आपको मिलती होती हैं, और वो होती है हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। ठीक हो गया। अब आपने इन दोनों बातों को ध्यान में रखना है। और एंड लेट्स मूव टू बी। अब हम बी की तरफ चलते हैं। बी में क्या हो रहा है? बी में भी आपके पास एलवी है, बी में भी आपके पास एओर्टा है। यहाँ पर भी आपको क्या मिली है? एक पीवीसी जो कि कोरिलेट कर रही है इसके साथ, पीवीसी के साथ। उसके बाद भी पॉज आया है, दोनों साइड पे पॉज आया है। व्हाट हैपेंड आफ्टर द पॉज? ये आपका पीक एलवी का प्रेशर है, ये आपका पीक एलवी का प्रेशर है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बिफोर द पीवीसी, आफ्टर द पीवीसी, देयर इज नो डिफरेंस इन द एलवी प्रेशर। और ए को याद रखिएगा, हुक्म को याद रखिएगा कि वहाँ पे इंक्रीज हो गया था। दूसरी बात, ये आपका एओर्टा का प्रेशर है, ये आपका एओर्टा का प्रेशर है, ये उसकी लाइन जा रही है। पीवीसी के बाद क्या हुआ एओर्टा को? हल्का सा डिप आया, हल्का सा डिप। वैसा डिप नहीं है जैसा यहाँ पे डिप था। जैसे ये डिप है हुक्म के अंदर, इस डिप में और इस डिप में फ़र्क है। जब आपको ये चीज़ें मिले यहाँ पर, जैसे बी में मिल रही हैं, ये आपको इस बात को सोचने पे मजबूर करना चाहिए, इस बात को कि ऑब्स्ट्रक्शन तो है, बट दिस इज़ नॉट दैट डायनामिक। इतना फ़र्क नहीं पड़ा, इतनी डायनामिकसिटी नहीं है इसके अंदर। देयर इज़ एन ऑब्स्ट्रक्शन बट इट इज़ नॉट डायनामिक लाइक which was present in the A part. So there is obstruction which is fixed, it is not dynamic। और fixed obstruction LV और aorta के दरमियान क्या हो सकती है? aortic stenosis। This is simple as that। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, आप आसानी से स्टेशन को पिक कर सकते हैं। बहुत रिपीट होता है ये स्टेशन। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और मैं चाहूँगा कि आप मुझे बताएं कि ये जो हुक्म के अंदर पीवीसी के बाद ये जो फिनोमेना मिलता है, इस फिनोमेना को एक स्पेशल नाम दिया गया है, और वो आप मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिएगा उस फिनोमेना का नाम क्या है। ठीक हो गया। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। आई होप कि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट करें, और जस्ट अगर आपने उस चीज़ को अप्रिशिएट कर लिया, यू विल जस्ट विद इन 3 सेकेंड्स यू विल टेल कि ये हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी की ट्रेसिंग है या नहीं है। नाउ ऑब्जर्व व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ। सो दिस इज एओर्टिक tracing, this is rising and it reaches at its peak value and then it drops। जो इसका पीक है वो कोइंसाइड करता है एलवी के डाउन स्ट्रोक के साथ। एग्रीड हो गया? अब आप यहाँ पर आ जाएं। ये एओर्टिक प्रेशर है और ये नीचे जा रहा है, और यहाँ पे अब ये राइज करना शुरू होगा। लुक एट इट्स राइजिंग पैटर्न। ये इसने राइज किया जो, और फिर डाउन हो गया। जो इसका पीक है वो एलवी की पीक के साथ, ऑलमोस्ट एलवी की पीक के साथ कोरिलेट कर रहा है। ठीक है, एंड वी नो दिस इज ACM एंड वी नो दिस इज AS। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप क्लिनिकली एओर्टिक स्टेनोसिस के पेशेंट की पल्स को एग्जामिन कर रहे होते हैं,
तो वो पल्स का करेक्टर क्या होता है? इट इज़ स्लो राइजिंग, लेट पिकिंग एंड लो वॉल्यूम। ये तीन बातें आपने हमेशा टॉक्स में बतानी होती हैं कि सर इसकी पल्स स्लो राइजिंग है, लेट पिकिंग है और लो वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? दिस इज स्लो राइजिंग, इतना स्लो हो रहा है कि जब एलवी का प्रेशर डाउन होता है तब जाके एओर्टिक प्रेशर अपनी पीक पे पहुंचता है। दिस इज स्लो राइजिंग एंड लेट पिकिंग, दिस इज सो मच लेट पिकिंग। तो दिस आप सिर्फ इसके ग्राफ की जो प्रेजेंटेशन है उसको अगर आप देख लें तो आपको पता लग जाएगा कि ये और कुछ हो ही नहीं सकता सिवाय एओर्टिक स्टेनोसिस के। आपको ये पीवीसी शीवीसी के चक्रों में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लुक एट द शेप ऑफ द कर्व एंड यू विल टेल दिस इज एओर्टिक स्टेनोसिस और नॉट। और इसके उलट आप चलेंगे तो अर्ली पिकिंग जो है, जैसे ये है अर्ली पिकिंग, ये हुक्म का फीचर है, ये हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी में मिलती है। तो ये एक और डिफरेंशिएटिंग फीचर है। और एक और चीज़ जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसके अंदर, वो ये है, दिस इज कॉल्ड स्पाइक एंड डूम पैटर्न। ये आपकी स्पाइक है और फिर उसके बाद एक डूम बनता है। अगर आपको एओर्टा ट्रेसिंग के अंदर स्पाइक और डूम पैटर्न मिले, स्पाइक और डूम पैटर्न मिले, स्पाइक और डूम पैटर्न मिले, तो ये क्या है? दिस इज हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी। ये और कुछ हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये अर्ली पीकिंग हुआ, ये स्पाइक बनी, स्पाइक के बाद ये डूम बना, ये पीक पे गया, पीक के बाद नीचे आया और ये हल्का सा डूम बना, ये पीक पे गया, पीक के हल्का सा डूम बना। ये चीज़ अगर आप पकड़ लें तो अगेन दिस सजेस्ट, और ये जस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की बात नहीं है, दीज आर डॉक्यूमेंटेड इन द बुक्स। स्पाइक एंड डूम पैटर्न, ये पर्टिकुलर वर्ड यूज होता है हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी के अंदर। तो मैंने आपको तीन फाइंडिंग्स इसके अंदर बताई हैं। नंबर एक जो पीवीसी से रिलेटेड है, नंबर दो ये जो लेट पिकिंग है, और नंबर तीन स्पाइक एंड डूम पैटर्न। जब आप ये तीन फाइंडिंग्स वहाँ पर लिख कर आएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इससे ऊपर कुछ बच जाता है लिखने के लिए। सो आई थिंक दिस विल बी क्लियर फॉर एवरीवन एंड लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेशन। स्टेशन नंबर 11 है जी, और यू हैव 2 minutes। व्हाट आर द फाइंडिंग्स?
डिस्प्ले। देयर इज सम एरर ऑन माय साइड। इब्रार सुन सकते हैं आप? जी बिल्कुल सर। अभी आप अनम्यूट ओके, हो गए हैं, वो म्यूट हो गए थे आप। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, मैं दोबारा जी। रिपीट कर दें, कोई इशू नहीं है। सो वी हैव टू ट्रेसिंग्स हेयर। एक है लेफ्ट वेंट्रिकल की ट्रेसिंग जो कि उन्होंने पहले बता दिया है, दूसरी ट्रेसिंग है ब्रेकियल आर्टरी की ट्रेसिंग। ब्रेकियल आर्टरी की ट्रेसिंग को आप ऐसे ही समझें कि आप एओर्टा ट्रेसिंग की बात कर रहे हैं, ठीक हो गया। दूसरी बात जो उन्होंने यहाँ पे हमें दिखाई है तो हमने उसका फ़ायदा उठाना है। एक है स्टार्ट ऑफ इंस्पायरेशन, दूसरा है स्टार्ट ऑफ एक्सपायरेशन। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल इंस्पायरेशन है, और अगर ये टोटल इंस्पायरेशन है तो उसका मिड है वो क्या होगा, पीक ऑफ इंस्पायरेशन इफेक्ट। और सेकंड थिंग इज द एक्सपायरेशन, तो ये एरिया जहाँ पे मैंने एरो ड्रॉ किया है, दिस विल बी हैविंग पीक ऑफ एक्सपायरेशन इफेक्ट। अब एक चीज़ जो बड़ी ऑब्वियस नज़र आ रही है, अगर आप सिस्टोलिक प्रेशर देखें, चाहे आप एओर्टा के सिस्टोलिक प्रेशर देखें, चाहे आप लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक प्रेशर देखें। चले हम फॉर द सेक ऑफ कंफर्टेबिलिटी हम लेफ्ट वेंट्रिकल के सिस्टोलिक प्रेशर इसमें देख लेते हैं। सो दिस इज़ द पीक। एक पीक ये है, एक पीक ये है, एक पीक ये है, एक पीक ये है, और उसके बाद फिर एक पीक ये है, और फिर एक पीक ये है, और फिर ये एक पीक ये है। ठीक हो गया। अब मैं इसको मिला रहा हूँ आपस में, और देखिए बन क्या रहा है। ये मैंने यहाँ मिलाया, इसको यहाँ मिलाया, ये मैंने यहाँ मिलाया, और फिर ये यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। अब आप इस राइजिंग एंड डाउनफॉल पैटर्न को इंस्पायरेशन के साथ कोरिलेट करें। जिस वक्त हमारे पास मैक्सिमम इफेक्ट मिल रहा था इंस्पायरेशन का, उस वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर नीचे की तरफ जा रहा था। देयर इज अ डाउनफॉल, देयर इज अ डिक्रीज इन लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अब आप देखें, जिस वक्त आपके पास मैक्सिमम इफेक्ट है एक्सपायरेशन का, वहाँ पे क्या मिल रहा है, देयर इज अ पीक इन एलवी प्रेशर। यानी जब भी इंस्पायरेशन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, जब भी एक्सपायरेशन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल प्रेशर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और यही चीज़ आपको जो ब्रेकियल आर्टरी की इंटरप्रिटेशन उसमें भी मिल रही है। अगर आप इसको भी कोरिलेट करना चाहें, आप कोरिलेट करते 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 जाएंगे, वहाँ पर भी आपको यही मिल रहा है। यही पैटर्न आपको वहाँ पर भी मिल रहा है। अब ये जो पैटर्न है कि इंस्पायरेशन पे डिक्रीज हो जाए लेफ्ट साइड के प्रेशर, और एक्सपायरेशन पे इंक्रीज हो जाए, तो यूजुअली भी इंस्पायरेशन पे लेफ्ट साइड के प्रेशर डिक्रीज ही होते हैं। ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। लेकिन अगर वो रिस्पॉन्स एग्जैजरेटेड मिले, दिस इज़ एन एबनॉर्मेलिटी, जहाँ पर आपको एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स मिल रहा है। अब ये जो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो सबसे पहली बात जहन में क्या आती है, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। जब भी इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन की बात हो रही हो और आपको एको के अंदर माइट्रल इन्फो दिखाया जा रहा है, या कार्डिक कैथ के ऊपर आपको प्रेशर दिखाए जा रहे हैं, तो आप फ़ौरन सोचेंगे यार ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी की बात हो रही है, और कोई बात हो ही नहीं सकती। बट लेट मी टेल यू वन थिंग विच इज़ द कैच पॉइंट, जो कि आपको आइंदा कभी नहीं भूलना चाहिए। वो कैच पॉइंट ये है, डू यू नो समथिंग विच इज़ कॉल्ड स्पाइक स्क्वायर रूट साइन? स्क्वायर रूट साइन, स्क्वायर रूट साइन किस में होता है? स्क्वायर रूट साइन जो होता है आपका, वो हमेशा कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस के अंदर होता है, स्क्वायर रूट साइन। ठीक है जी। ये नीचे डिप करता है और डिप के बाद प्लेटो में जाता है। इस डिप और प्लेटो को कहते हैं कि जी ये स्क्वायर रूट साइन है, ये हमारा स्क्वायर रूट बन गया। जैसे हम मैथ्स में पढ़ते हैं जी स्क्वायर रूट, तो ये आपका डिप, एग्जैजरेटेड डिप, रिकवरी, प्लेटो, और फिर उसके बाद एलवी प्रेशर मिलता है। ये जो डिप है ना, दिस इज द हॉल मार्क ऑफ कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। आप इसको यूं कह लें याद करने के लिए। अगर ये कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है, तो ये जो आपका डाउन स्ट्रोक आ रहा है एलवी का, इसको नीचे 0 तक जाना चाहिए था, और उसके बाद वापस आके इसको प्लेटो बन के फिर कंटिन्यू करना चाहिए था। इट शुड बी लाइक दिस, एंड देन इट शुड बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक दिस, एंड देन इट शुड बी प्लेटो, एंड इट लाइक दिस। ये जो स्क्वायर रूट साइन है, स्क्वायर रूट, ये होना चाहिए कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में, जो कि आपको यहाँ नहीं मिल रहा। बल्कि आपको मिल क्या रहा है, वो जो नॉर्मल टिप मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल रही। ब्लंटिंग, देयर इज ब्लंट हो गई है, 0 को टच ही नहीं कर रहा, 20 तक आता है। ये 20 है ना, ये 20 का प्रेशर है।
20 के प्रेशर तक जा रहा है, उसके नीचे आता ही नहीं है, यानी कि इसका एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है, 20 तक कॉन्स्टेंटली स्टे कर रहा है। दिस ब्लंटिंग एंड इंक्रीज ऑफ एंड डायस्टोलिक प्रेशर with all these findings leads to the diagnosis of cardiac tamponade. जिसने ये कैच पॉइंट पकड़ लिया उसके 10/10 नंबर मार्क्स आ जाएंगे। जो इसको मिस कर जाएगा, सब लोग इसको कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस लिख कर आएंगे और फिर आपको लगेगा कि शायद हमारे साथ ज़्यादती हो गई है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो अगर आप कैच कर लें तो आपके मार्क्स पूरे के पूरे मिलते हैं इसके अंदर। ठीक हो गया जी। एंड बाय द वे, आपको जेवीपी याद होगी। जेवीपी के अंदर क्या होता है? कार्डियक टैम्पोनाट के अंदर देयर इज लॉस ऑफ वाई डिसेंट ना, वाई डिसेंट आपको नहीं मिलती उसके अंदर। तो ये जो आपको यहाँ पे डिप लॉस मिल रहा है ना, दिस इज द काउंटर पार्ट ऑफ दिस जेवीपी। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एब्सेंट हुआ है डिप, इसका काउंटर पार्ट क्या है जेवीपी पे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे, तो आप कहेंगे सर जेवीपी के अंदर जो लॉस ऑफ वाई डिसेंट मिलता है ना कार्डियक टैम्पोनाट में, वो और कार्डियक कैथ पे ये दोनों एक दूसरे के एनालॉगस हैं। ये दोनों चीज़ें एक ही बात को शो करती हैं कि आपका एंड डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हुआ है। और कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है? एग्जैजरेटेड डाउनफॉल होता है वाई डिसेंट का, बहुत ज़्यादा डीप होता है वाई डिसेंट। तो ये आपस में एनालॉग हो जाएंगे कार्डियक कैथ की फाइंडिंग। स्क्वायर रूट साइन अगर आप देखना चाहें जेवीपी के ऊपर तो वो क्या है? रैपिड वाई डिसेंट। ठीक हो गया जी। तो ये आगे उन्होंने वही एरोज लगा के डिस्क्राइब करने की कोशिश की हुई है। नीचे भी एरो लगाए हुए हैं इसके अंदर, वो बता रहे हैं कि जी वहाँ पे आपको जो नॉर्मल डिप है वो भी नहीं मिल रही इसके अंदर। ओके जी। सो दीज आर अबाउट द ग्राफ्स। मजीद ग्राफ को देखना चाहे तो वो यूट्यूब पे जाके देख सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। यू हैव 2 मिनट्स। कार्डियक कैथ डाटा इंटरप्रिटेशन ज़रूर की केस आता है, इसको जस्ट गिव मी द स्पॉट डायग्नोसिस। आई थिंक इट विल टेक ओनली 1 मिनट, कोई ज़्यादा टाइम ही लगेगा इसके ऊपर। समवन हैज़ कमेंटेड इन द चैट बॉक्स के जो स्क्वायर रूट साइन है वो स्पेसिफिक नहीं होता उसके लिए। एक्चुअली स्पेसिफिक का वर्ड मैं यूज़ कर रहा था एज़ कम्पेयर टू रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी, क्योंकि हम जब भी डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं वो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और रिस्ट्रिक्टिव फिजियोलॉजी को डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर इस तरह की चीज़ें आपको हेल्पफुल होती हैं कि आप जब भी स्क्वायर रूट साइन सोचें तो आप सारी बातें सोचें। यस, जो राइट साइडेड फिजियोलॉजी हैं दूसरी डिजीज़ की, उसके अंदर भी आपको ये चीज़ें मिल सकती होती हैं। लेकिन वहाँ पे जो सिनेरियोज होते हैं वो आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं कि आपको वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। सो दिस वाज जस्ट टू डिफरेंशिएट कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस और रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी और अगेन फोकस ऑन द कार्डियक टैम्पोनाट। मैंने यहाँ पे किसी भी सिनेरियो में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कोई केस हिस्ट्री ना दूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जस्ट ट्रेसिंग को देखें और वहीं से फाइंडिंग्स पिक करें, और जो उसकी हिस्ट्री है पेशेंट की उससे हिंट उठाने की कोशिश ना करें। इन द रियल एग्जाम यू विल बी गिवन अ हिस्ट्री और वो आपको ऑलरेडी बता देगा कि आपने आरवी इन्फार्क्ट की तरफ सोचना है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की तरफ सोचना है या कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस की तरफ सोचना है। ओके जी, सो लेट्स डाइव इनटू दिस ट्रेसिंग। बड़ी सिंपल सी ट्रेसिंग है ये, सॉरी डाटा है ये इंटरप्रेट करने के लिए।
द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू व्हेन यू हैव अ कार्डियक कैथ डाटा टू इंटरप्रेट, आप सबसे पहले सैचुरेशन पे जंप करें और देखें कहीं पे कोई स्टेप अप स्टेप डाउन तो नहीं है। अगर स्टेप अप स्टेप डाउन है कहीं पे, इट मीन्स यू आर डीलिंग विद अ शंट, तो फिर शंट के डिफरेंशियल आपके जहन में आ जाएंगे। और अगर वहाँ पे कोई भी आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं मिल रहा, इट मीन्स शंट वाली कोई गेम यहाँ पर नहीं है। अब आप शंट के अलावा सोचें जो भी सोच रहे हैं। दिस इज अ टिपिकल कार्डियक कैथ डाटा ऑफ ए डिजीज़। और वो क्यों है, जो फाइंडिंग इसमें बनेगी वो क्या बनेगी, आप देखें राइट एट्रियम का प्रेशर देखें और लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर देखें, वेरी क्लोज इनफ, एंड देन look at the right ventricle diastolic pressure and look at the left ventricle diastolic pressure. These are so similar with each other. जब आपको इक्वलाइजेशन मिल जाए बोथ एट्रियम की, बोथ वेंट्रिकल की, और वेंट्रिकल में एंड डायस्टोलिक प्रेशर की, मैं सिस्टोलिक प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एंड डायस्टोलिक प्रेशर की, जब ये आपको मिल जाए तो आपको फ़ौरन स्पॉट डायग्नोसिस जो सोचना चाहिए वो कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस को सोचना चाहिए। मुझे याद है जो मेरा स्टेशन आया था क्या डाटा इंटरप्रिटेशन का, वो यही था। ठीक हो गया। सो सिंपल एज दैट, इसमें और कोई साइंस रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। अगर आपको इक्वलाइजेशन मिल रही है राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की, उसके बाद राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के एंड डायस्टोलिक प्रेशर अगर आपको सिमिलर मिल रहे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कि कहीं कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस नहीं है। सो दिस इज द स्पॉट डायग्नोसिस। और जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये फाइंडिंग्स में आप लिख देंगे, आपके मार्क्स पूरे हो जाएंगे। Station number 13. So give me one spot diagnosis. You have 1 minute. Why not MS? जिन्होंने पूछा कि माइटस स्टेनोसिस क्यों नहीं है, मैं चाहूँगा कि वो थोड़ा सा वेट करें, बस उनको जवाब मिल जाएगा। And by the way, this is a good differential. This is a very good differential, MS of constitutive pericarditis. You must know how to differentiate it. ओके जी, सो लेट्स डाइव इनटू द इंटरप्रिटेशन। इसको हम देखते हैं क्या है जी। सो एसवीसी की सैचुरेशन है 60, और एसवीसी से जब आरए में आप गए तो ये हो गया 65। ठीक हो गया। और आरए से आरवी में गए तो ये हो गया 96। ह्यूज जंप, दिस इज अ ह्यूज जंप जो कि नॉर्मली नहीं हो सकता। आरवी से पल्मोनरी आर्टरी में गए तो मजीद स्टेप अप होने के बजाय वो स्टेप डाउन हो गया। ठीक है जी, ओके फाइन। और अब हम लेफ्ट साइड पे एंटर हो रहे हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम हमें नहीं दिया गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सिचुएशन है हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेफ्ट एट्रियम में भी कुछ उतना ही मिलता जुलता होगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का है जी 70 और एओर्टा के अंदर 95। ह्यूज स्टेप अप, इतने बड़े ह्यूज स्टेप अप नहीं हुआ करते कभी भी। जब आपको इस किस्म की ह्यूज स्टेप अप मिलना शुरू हो जाए, यू मस्ट थिंक अबाउट ऐसी डिजीज जो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म की है, नॉट अ टिपिकल ASD VSD, नॉट अ टिपिकल PDA। ठीक है, आपको कुछ और सोचने की ज़रूरत है। जो सबसे आसान तरीका है इसको लेके चलने का वो ये है कि आप जो सैचुरेशंस आप उसमें क्लोज मिलती जुलती है ना, आप आसानी हो जाएगी। सो लेट अस ट्राई टू ड्रॉ इट ना। तो फॉर एग्जांपल ये आपका है SVC
और आप कह रहे हैं कि इसमें है 60, ओके दिस इज 60, और ये आपका आ गया जी अल्लाह भला करे आर ए, जी आर ए आ गया, ठीक आर ए में है क्या 65, तो 62 65 ठीक है, आप उसको स्टेप अप कह सकते हैं कि स्टेप अप आया है, तो आप सोचेंगे कि यार ये तो फिर मुझे ASD सोचना चाहिए, चलें ठीक है, लेट्स मूव। अब 65 के बाद जो सबसे क्लोजेस्ट सेचुरेशन है इन सब में 96 85 70 90, इनमें सबसे क्लोजेस्ट कौन सी है, सबसे क्लोजेस्ट LV की है, तो मैं इसको बना देता हूँ भी ये यहाँ पे हमारे पास एक वेंट्रिकल है, ठीक हो गया, और ये है हमारे पास LV, और ये क्या है 70, तो ये स्टोरी को समझ आनी शुरू हो रही है ना कि ये 60 था, 60 से 65 हो गया, चलो कुछ स्टेप अप हुआ है, 65 से 70 गया, चलो स्टेप अप हो गया, ठीक है, लेकिन ये समझ आ रही है बात, कुछ बन रहा है। अब LV से ये आगे हम चले जाते हैं कि 70 तक तो हम पहुंच गए हैं, अब 70 के बाद RV पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा बच गया, इनमें से कौन सी चीज़ है जो सबसे क्लोजेस्ट है, वो पल्मोनरी आर्टरी है, 85 इज क्लोजर टू 70, तो मैं कहूँगा कि अब ये जो आगे मेरा चैम्बर बन रहा है ना, ये जो मेरा आगे चैम्बर बन रहा है, ये चैम्बर मेरा बन रहा है कौन सा, पल्मोनरी आर्टरी का, ये है जी आपका अल्लाह भला करे 85, ठीक है, दिस इज RA, दिस इज LV एंड दिस इज पल्मोनरी आर्टरी, ठीक हो गया जी। अब आ जाएं जी आप अपने लेफ़्ट साइड के ऊपर आ जाएं, लेफ़्ट साइड पे ये आपका आ गया LA का हमें पता नहीं है क्या सैचुरेशन है, LA के बाद हमें दी गई है, ये आ गई आपकी LV, ठीक है जी, ये LV आ गया आपका, ये आपका आ गया LV, और LV की सैचुरेशन हमें दी गई है कितनी, LV तो हम यूज़ कर चुके हैं, अब LA के बाद LV आना चाहिए ना, LV हम यूज़ कर चुके हैं, हमारे पास बच क्या गया, हमारे पास सिर्फ RV बच गया और हमारे पास एओर्टा बच गया, बाकी वैल्यूज हम सब यूज़ कर चुके हैं। सो हम क्या चाहेंगे, हैप्पी लेफ्ट हार्ट साइड, हैप्पी लेफ्ट हार्ट साइड, लेफ्ट साइड पे सैचुरेशन होनी भी 90 प्लस होनी चाहिए, तो मैं इसको सपोज करूंगा कि ये यहाँ पे है, आई एम जस्ट सपोजिंग इट कि ये यहाँ पे क्या है 96, और ये क्या है, दिस इज RV, पीछे बच क्या गया, सिर्फ एओर्टा बच गया, तो ये 96 था और ये है 95, अब ये आपस में सैचुरेशन को रिलेट भी कर रही है ना, तो ये समझ में आती है कि कोई लॉजिकल बात होने जा रही है। ये आपका एओर्टा आ गया, आर्च ऑफ एओर्टा, ठीक है जी, ये आपका एओर्टा हो गया, और एओर्टा की सैचुरेशन हमें पता है क्या है 95। अब आपके सामने चीज खुलकर सामने आ गई है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है RA से LV में, LV से पल्मोनरी आर्टरी में, ये कौन सी डिजीज है जिसमें ऐसे होता है, सिर्फ एक ही डिजीज है, कॉन्जेनिटली करेक्टेड TGA, इस पे तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और कोई फॉर्मुलेशन बन ही नहीं सकती। इसी तरह जब आप लेफ्ट साइड पे बनाएंगे तो ये क्या है LA से गया RV में और RV से गया एओर्टा में, अगेन दिस इज कोरिलेटेड विद कॉन्जेनिटली करेक्टेड TGA। अब ये तो चीज़ आपने बना ली है, अब सवाल क्या है कि भाई ये 60 से 65 का जो स्टेप अप आया है इसको कहाँ डालें, दिस इज बाय कन्वेंशनल इन ASD, अच्छा ठीक हो गया, फिर 65 से 70 का जो स्टेप अप आया है इसको कहाँ डालें, VSD, ठीक हो गया, और LV है 70 और पल्मोनरी आर्टरी है 85, तो 70 से 85 का जंप जो आया है दिस इज क्या है PDA, नाउ ASD का क्राइटेरिया क्या है स्टेप अप का, ASD का क्राइटेरिया 5 का है या 7 का है, इफ़ यू थिंक ASD का क्राइटेरिया 7 का है कि 80 लेवल पे 7 से ज़्यादा आपको स्टेप अप मिले तो आप उसको ASD क्लियर करते हो, तो आप इस ASD को खत्म करें, दिस इज नॉट अ स्टेप अप एट RA लेवल, स्टेप अप सिर्फ LV के लेवल पे हुआ है यहाँ पे, या स्टेप अप यहाँ पल्मोनरी आर्टरी के लेवल पे हुआ है, सो दिस इज CCTGA प्लस VSD प्लस PDA। जब आप ये पूरा डायग्नोसिस लेकर आओगे
तो आपका 0.5 मार्क्स भी नहीं कटेगा इसके अंदर। एंड बाय द वे ये एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक हो गया जी। सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेशन नंबर 14। 1 मिनट फॉर यू। आई एम जस्ट राइटिंग इट डाउन। अभी बोलना स्टार्ट नहीं किया। ओके जी। सो लेट्स डाइव इनटू इट। अच्छा जी, अब आप देखेंगे इसके अंदर राइट एट्रियम के दो प्रेशर उन्हें स्लैश लगा के दिए हैं। एक मीन होगा क्योंकि समटाइम्स वो राइट एट्रियम है, तो हम इसका एवरेज ले लेते हैं और इसका राइट एट्रियम का एवरेज हम निकाल लेते हैं कि चीज़ का प्रेशर 15 है, जो कि नॉर्मली 0 to 5 होता है। तो इट इज़ रेज्ड। सैचुरेशन उन्हें दिए नहीं है तो वो हमारी आज़ादी होगी, जान छूट गई कि शायद नहीं है इसके अंदर। फिर आप आ जाए राइट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर, वही प्रेशर आगे ट्रांसमिट हुआ है 70 का इंक्रीज। एल का प्रेशर इंक्रीज। एल का प्रेशर जो कि 120 होना चाहिए वो डिक्रीज है। एंड अगेन एओर्टा प्रेशर भी उसी वजह से, क्योंकि जो एल का प्रेशर जिस तेजी से ट्रांसमिट होगा वही एओर्टा में भी शो होगा। अब आप ये देखें, अगर मैं कहूँ कि ये पेशेंट है MS विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन, तो क्या ये इसको डिफेंड करेगा? बिल्कुल करेगा। क्यों? एल का प्रेशर इंक्रीज, बैक फ्लो की वजह से आपका पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर इंक्रीज, आपका राइट वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज, बैक फ्लो की वजह से राइट एट्रियम का प्रेशर इंक्रीज। अच्छा, तो MS में LV को क्या होता है? LV अंडरफिल्ड होता है। तो LV अंडरफिल्ड होगा तो LV का प्रेशर डिक्रीज, और ऑफ कोर्स एओर्टा का प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये सब को रिलेट करता है किसके साथ? MS विद पल्मोनरी हाइपरटेंशन के साथ। अब मैं आऊँगा उस सवाल की तरफ जो हमसे पूछा गया था कि वाई नॉट दिस इज कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस। तो मैंने आपको हॉल मार्क बताया था कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस का कैश डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर। अगर आपको RA का प्रेशर LA के प्रेशर के बराबर मिले, इंक्रीज भी मिले, इंक्रीज तो होगा ही होगा ना। अब देखना है कि वो आपस में बराबर भी है कि नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 15 है, ये 35 है, ये तो बराबर नहीं है, ये तो फर्क है। अच्छा, दूसरा मैंने क्या क्या कहा कि राइट वेंट्रिकल एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना हो? LV के एंड डायस्टोलिक प्रेशर के मुताबिक हो, दोनों इक्वल हो। इंक्रीज तो होगा ही, लेकिन दोनों एक जैसे हों। और इस सिनेरियो में आ जाए, यहाँ पे एंड डायस्टोलिक RV का कितना है? 15, और LV का कितना है? 5।
तो ये कहीं से भी कंस्टिट्यूटिव पेरिकार्डाइटिस नहीं है। ठीक हो गया। दिस इज हाउ यू विल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू पैथोलॉजीज, MS with pulmonary hypertension and constrictive pericarditis. आई होप कि ये बात समझ आ गई और इजी हो गया आपके लिए। So let's move to the next. Okay, great. So we are at the end of the our today's mock, and thank you so much for your attention. आई होप ये ब्रेन स्टॉर्मिंग आपकी हुई होगी और आपको फ़ायदा हुआ होगा इस मॉक एग्ज़ाम से। अगर टाइम मिला और अगर तौफीक अल्लाह ताला ने दी तो इंशाल्लाह वी विल कम अप विद अनदर मॉक एग्ज़ाम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। So this is me signing off right now. Ibrar, you can close the session, please.